अपन स्टेट एग्जीक्यूटिव से चालू करते हैं। ठीक है, तो अपन जा रहे हैं अपना पार्ट 6 में। पार्ट 6 में एंट्री मार रहे हैं अभी अपन, क्योंकि यूनियन एग्जीक्यूटिव और यूनियन लेजिस्लेचर और इनके बीच में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेचर का, तो अपन उसको कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट 6 में जा रहे हैं जो बात करते हैं अपने 10 स्टेट्स की, और इसका जो आर्टिकल्स हैं वो रहते हैं आर्टिकल 152 से लेके 237 तक। इसके अंदर 6 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 की बात करें तो एक आर्टिकल है उसके अंदर सिंपल, चैप्टर 1 जनरल है। ये अपन को बता रहा है कि स्टेट्स में, ये जो अपन ने स्टेट्स है जो टॉपिक है अपना, इसमें कौन कौन इंक्लूडेड होगा। आर्टिकल 152 बताता है, सबसे पहला आर्टिकल इसका पार्ट का डेफिनेशन, कि जब तक कॉन्ट्ररी ना लिखा हो, जब तक कॉन्ट्ररी ना लिखा हो, स्टेट्स में जो मीनिंग होगा उसमें स्टेट्स के अंदर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, जब तक कॉन्ट्ररी ना लिखा हो तब तक इंक्लूडेड नहीं मानेंगे इसको अपन। तो ये जनरल रूल होगा अपना इस टॉपिक के अंदर। फिर अपन आते हैं चैप्टर 2 पे, जो बात करता है द एग्जीक्यूटिव की। पार्ट 6 के चैप्टर 2 पे अपन, इसके आर्टिकल्स हैं आर्टिकल्स 153 से 167 तक। तो जब अपन ने यूनियन का देखा था, द एग्जीक्यूटिव देखा था, अच्छा नहीं सॉरी, जो यूनियन है, जो स्टेट्स में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूज़ होती है, जैसे यूनियन की तरह ही, बिल्कुल सेम टू सेम यूनियन की तरह ही स्टेट्स में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यूनियन की तरह ही है। तो यूनियन में क्या देखा था अपन ने 2 चीज़ देखी थी, एक रियल एग्जीक्यूटिव हेड और एक अपन ने नॉमिनल हेड देखा था ना। तो वैसे ही स्टेट्स में भी है। स्टेट्स में रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, स्टेट्स में रियल एग्जीक्यूटिव अपना चीफ मिनिस्टर होते हैं, और यहाँ पे नॉमिनल हेड्स अपने गवर्नर्स होते हैं। ठीक है, ये है, पूरी पावर्स इनके नाम पे है, पर एक्सरसाइज कौन करता है, चीफ मिनिस्टर करते हैं विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये लोग साथ में मिलके गवर्नर को हेल्प करते हैं। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हो गया पार्लियामेंट जैसा यूनियन के लिए है। अपन आर्टिकल्स देख लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 153 ये बताता है कि गवर्नर होगा। ये आर्टिकल डिक्लेयर कर रहा है कि हर स्टेट में एक गवर्नर होना कंपलसरी है ना, होना ज़रूरी है। बट इसका मतलब ये नहीं होगा कि एक स्टेट का एक ही होगा, मतलब एक गवर्नर जो है वो एक ही स्टेट में रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक गवर्नर जो है वो एक से ज़्यादा स्टेट्स के लिए भी हो सकता है, 2 और मोर स्टेट्स के लिए सेम गवर्नर, सेम पर्सन को गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है 2 या उससे ज़्यादा स्टेट्स के लिए। ठीक है, ये 153 बता रहा है अपन को, सिंपल है। फिर आर्टिकल 154 पे देखते हैं अपन, यहाँ पे है एग्जीक्यूटिव पावर किसी गवर्नर स्टेट की। तो यहाँ पे बताया है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी स्टेट की, जो पूरी एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो कौन एक्सरसाइज करेगा, वो गवर्नर एक्सरसाइज करेगा स्टेट के अंदर। ठीक है, ये वो 2 तरह से कर सकता है, गवर्नर या तो डायरेक्टली कर ले या फिर उसके सबॉर्डिनेट्स के थ्रू। सबॉर्डिनेट्स यानी कोई भी बंदा जो जिनको वो अपॉइंट करे, जनरली चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ये तो जनरल रूल हो गया कि सब कुछ गवर्नर पे आएंगी सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स, बट थोड़े एक्सेप्शंस अपन को क्लॉज 2 के अंदर दिए हैं। ये अपन को सब क्लॉज 1 के अंदर बताया है कि वेस्ट करेंगे उन पे एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की। अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ है, क्लॉज 2 बता रहा है अपन को कि अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ है, मतलब ये कमेंसमेंट के समय की बात है, कि अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ है उसके थ्रू कोई भी फंक्शन जो है एग्जीक्यूटिव का, वो किसी अदर अथॉरिटी को दे रखा है ना, अदर अथॉरिटी को कोई फंक्शन दिया है लॉ के द्वारा, है ना।
तो वो फंक्शन जो रहेगा वो वेस्ट नहीं करेगा, मतलब वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव पे नहीं आएगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव गवर्नर पे डायरेक्टली वेस्ट नहीं करेगा। या फिर अगर पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, जिस स्टेट का वो गवर्नर रहेगा उनके लिए है, स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट सबके लिए भी बना सकती है, वहाँ पे तो कोई पावर्स अगर ये दोनों में से कोई भी फंक्शन जो है किसी अदर अथॉरिटी में डाल रहे हैं, तो तो वो सारे फंक्शंस वो अदर अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव की तरफ वो करेंगे, निभाएंगे। तो यहाँ पे भी गवर्नर का रोल नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो अगर एग्जिस्टिंग लॉ था कमेंसमेंट के दौरान या फिर बाद में, पार्लियामेंट या तो कोई लॉ बना दे या फिर कोई स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना दे गवर्नर्स के लिए, और फंक्शंस को किसी दूसरी अथॉरिटी में दे दे, तो वो वहाँ पे चला जाएगा और गवर्नर पे नहीं रहेगा। ठीक है ना, गवर्नर्स की पावर को भी उठा के किसी और बॉडी में, किसी और अथॉरिटी में डाला जा सकता है। ये फ्रीडम रहेगी पार्लियामेंट के पास भी और स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी। ये 154 अपन को बता रहा है। फिर यहाँ पे अपन ने बिल्कुल सेम जैसे अपन ने प्रेसिडेंट के लिए देखा था, एग्जीक्यूटिव पावर बताई थी, पर इसको डिफाइन नहीं किया है कि कितनी पावर होगी, क्या पावर होगी एग्जीक्यूटिव पावर, है ना। तो इसके लिए अपन देखेंगे, इसके लिए अपन आएंगे आर्टिकल 162 में। ये अपन को एक्सटेंट बताता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर रहेगी, एग्जीक्यूटिव पावर किसकी, स्टेट की, वो कहाँ तक जाती है, किस हद तक जाती है ना। इसको अगर अपन देखें तो इसमें कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी जहाँ तक स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ तक स्टेट लेजिस्लेचर की जो पावर होगी लॉ मेकिंग की, जहाँ तक स्टेट लेजिस्लेचर की पावर होगी लॉ मेकिंग की, वहीं तक बिल्कुल सेम टू सेम इक्वल पावर होगी एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की, है ना। तो जैसे अपना 7th शेड्यूल है, इसमें अपने पास 3 लिस्ट हैं, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। तो इसमें ये जो स्टेट लिस्ट बनती है, जो सेकंड लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट, इसमें स्टेट के पास पूरा कंट्रोल होता है लॉ बनाने का। तो उससे इस आर्टिकल के थ्रू 162 के थ्रू एग्जीक्यूटिव की भी उतनी ही पावर बन जाएगी जो स्टेट लिस्ट के अंदर है। ठीक है, पर कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है उसके अंदर यूनियन के पास भी पावर होती है एंड स्टेट के पास भी पावर होती है। तो यहाँ पे स्टेट के पास भी पावर है, तो क्या ये वाली पावर्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव में वेस्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए अपने आगे इसमें प्रोवाइजो दिया हुआ है आर्टिकल 162 के अंदर ही। उसमें बताया है कि अगर दोनों की पावर्स हैं, मतलब यूनियन और स्टेट दोनों की पावर्स हैं, तो जो स्टेट्स की पावर होगी, स्टेट एग्जीक्यूटिव की जो पावर होगी वो सब्जेक्ट टू रहेगी या और लिमिटेड रहेगी बाय। ठीक है, सब्जेक्ट टू रहेगी और लिमिटेड बाय रहेगी, किससे, यूनियन की पावर से। मतलब वो लोग भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट उनको ध्यान रखना है कि वो यूनियन की पावर को एक्सीड ना करे, उससे कम ही रहना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर आते अपन देखते हैं गवर्नर का, अपन ने देख लिया कि गवर्नर होंगे स्टेट्स के, उनकी पावर्स, उनके फंक्शंस कितनी होंगी वो देख लिया अपन ने। अपॉइंट कैसे होते हैं गवर्नर, तो ये बताया अपन को आर्टिकल 155 के अंदर। आर्टिकल 155 के अंदर इसमें क्या बताया, जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा, इनका अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, यहाँ पे और कोई क्राइटेरिया वगैरह नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली बताया है कि प्रेसिडेंट साहब करेंगे। ठीक है, तो इससे अपन को समझ आता है कि यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि यहाँ पे स्टेट का कोई भी रोल नहीं है। गवर्नर होता है स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड ना, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट के, बट स्टेट का फिर भी इसमें कोई रोल नहीं है गवर्नर के अपॉइंटमेंट में। तो इससे अपन को पता चलता है कि गवर्नर जो है अपने, वो एक तरह से नॉमिनी होते हैं, किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये गवर्नर एक तरह से मिडल रोल प्ले करते हैं
स्टेट्स और यूनियन के बीच में कनेक्टिविटी रखने के लिए। यहाँ से समझ आता है। फिर टर्म कितनी होगी इनकी, ये अपन को आर्टिकल 156 बता रहा है, 155 ना, 156 बता रहे हैं यहाँ पे अपन को कि इनका टर्म क्या होगा। तो यहाँ पे बताया है कि वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करेंगे। इसका क्या मतलब है कि प्रेसिडेंट जब चाहे उनको निकाल सकते हैं, ठीक है ना, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे वो काम करेंगे। फिर वो रिज़ाइन कर सकते हैं। रिज़ाइन किसको करेंगे, वो प्रेसिडेंट साहब को ही रिज़ाइन करेंगे। नॉर्मल टर्म कितना होगा उनका, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स पर ये गिने कब से जाएंगे, डेट ऑफ एंट्रिंग ऑफ ऑफिस, ठीक है, जिस दिन से वो अपना काम करने बैठते हैं उस दिन से 5 साल का उनका नॉर्मल टर्म होगा। प्रेसिडेंट तो जब चाहे निकाल सकते हैं और या तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर नॉर्मल प्रोवाइजो है कि उनका टर्म, जो नॉर्मल टर्म है 5 साल का, वो ख़त्म हो रहा है तो वो तब तक जो अपने ऑफिस है होल्ड करके रखेंगे जब तक कि उनका कोई सक्सेसर नया ऑफिस ज्वाइन नहीं कर लेता, ठीक है ना। सक्सेसर आने तक वो होल्ड होल्ड करके रखेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे अपन को एक डिफरेंस देखने को मिलता है कि जब हमने प्रेसिडेंट का देखा था तो उनका एक पूरा प्रोसेस था, मतलब दोनों हाउसेस बैठ के उनके निकालने का प्रोसीजर देखते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे प्रेसिडेंट उनको बिना किसी ग्राउंड के, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं दिया है। जैसे प्रेसिडेंट के लिए अपन को वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया था, एक ग्राउंड होना चाहिए, पर यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है, ठीक है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड था उनका, पर यहाँ पे नहीं है। और अपॉइंटमेंट भी बहुत सिंपल है, यहाँ पे इलेक्शन विलेक्शन है नहीं, प्रेसिडेंट साहब डायरेक्ट करेंगे। तो क्वालिफिकेशन क्या है, किसको अपॉइंट कर सकते हैं, ये अपन को आर्टिकल 157 में बताया है क्या होगी। 2 क्वालिफिकेशन है, बहुत बेसिक सी हैं। एक तो सब बता सकते हैं, सिटीज़न होना चाहिए, सिटीज़न होना मस्ट है। सिटीज़न होगा या तो वो, और एंड इसके साथ साथ 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, बस। और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। फिर ऑफिस जो वो संभाल रहे हैं उसका क्या वो रहेगा, कंडीशंस क्या रहेंगी, वो अपन को आर्टिकल 158 में बताया है। सेम ही है प्रेसिडेंट जैसा, कि जो गवर्नर हैं वो मेंबर नहीं हो सकते। किसके मेंबर नहीं हो सकते, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हो सकते, मतलब इसमें लोकसभा के भी मेंबर नहीं हो सकते और राज्यसभा के भी मेंबर नहीं हो सकते। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेचर होता है, स्टेट लेजिस्लेचर, उनमें भी मेंबर नहीं हो सकते, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर 2 आते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तो हर स्टेट में होती ही होती है, और एक और होता है जो कि होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये हर स्टेट में नहीं होती है, कुछ ही स्टेट्स में होती है। ये पर्टिकुलर स्टेट्स का अपर हाउस होता है और ये लोअर हाउस हो जाता है जिनमें भी है। ये अपन लेजिस्लेचर, जब स्टेट लेजिस्लेचर देखेंगे तब देखेंगे इसको, ठीक है। और मान लो जब उनको अपॉइंट किया गया उस समय वो इन सब में से किसी के भी एक के मेंबर थे, किसी भी हाउस के, ठीक है, स्टेट के या फिर पार्लियामेंट के। तो जिस दिन से वो अपना ऑफिस में एंटर करेंगे उस दिन से मान लिया जाएगा कि उनकी जो ये सीट्स थी, हाउस की सीट थी, हाउसेस सीट जो रहेगी वो वेकेंट हो जाएगी, मतलब ऑटोमेटिकली उनको खाली मान लिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। ये सब अपन को 156 का 158 के क्लॉज 1 में अपन को ये सब बताया कि मेंबर नहीं होंगे, और अगर होंगे अपॉइंटमेंट के दौरान तो ऑफिस में ज्वाइन करते हैं उनको खाली करना पड़ेगा, मतलब मान लिया जाएगा कि खाली कर दी। सेकेंड क्लॉज में अपन को फिर से बता रहे हैं कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो होल्ड नहीं कर सकते किसी भी तरह का, कोई और दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का अपन ने मतलब देखा था कि ये ज़रूरी नहीं कि पैसा आना ही चाहिए, आपको मिलना चाहिए, बस उसका कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि पैसा जनरेट हो सकता है, कोई इनकम, कोई प्रॉफिट आपको हो सकता है। मिलना है, आप ले रहे हैं कि ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी ठीक है। फिर क्लॉज 3 में अपन को बताया है, क्लॉज 3 में अपन को बताया है कि उनको एम्यूलमेंट्स मिलेंगी, अलाउंसेस मिलेंगे, ठीक है ना, प्रिविलेजेस मिलेंगे,
पर वो कैसे होंगे, जो पार्लियामेंट लॉ बना के डिसाइड करे। ठीक है, यहाँ पे स्टेट नहीं लॉ बनाएगा। जैसे प्रेसिडेंट के लिए तो पार्लियामेंट बना रहे थे, वो तो यूनियन पे था ही, बट यहाँ पे भी गवर्नर के लिए जो स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी पार्लियामेंट ही लॉ बना के डिसाइड करेगी। और जब तक डिसाइड नहीं कर लेती तब तक क्या करेंगे, सेकंड शेड्यूल लग जाएगा। सेकंड शेड्यूल में बताए गए हैं वो लगेंगे जब तक डिसाइड नहीं हो जाता। जब डिसाइड हो जाएगा तो ये चलने लगेगा उस टाइम से। पर अगर मान लो अपन ने यहाँ पे देखा था 153 में ही कि जो है एक गवर्नर है वो 2 से ज़्यादा स्टेट्स के मेंबर हो वो गवर्नर हो सकते हैं, तो उस मामले में कैसे उनको मिलेगी सैलरी अलाउंसेस वगैरह जो भी है, कैसे मिलेगा। तो उसके लिए क्लॉज 3A है अपने पास। यहाँ पे बताया है कि जो स्टेट्स रहेंगे उनका जो अलाउंसेस वगैरह रहेंगे वो स्टेट्स के अमंग, मतलब 2 स्टेट्स के लिए अगर मान लो वो कोई गवर्नर है इंसान, तो एक स्टेट में और दूसरे स्टेट में वो इस प्रपोर्शन में बढ़ जाएगा कि ऐसे में आपको देना रहेगा जैसा प्रेसिडेंट डिसाइड कर दे। तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि इनको कितना पे करना है गवर्नर को और इनको कितना पे करना है गवर्नर को, सैलरी अलाउंसेस वगैरह। ठीक है, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। फिर सिंपल बात है, क्लॉज 4 में अपन ने हर के लिए देखा ही है कि ये जो भी अपन को सैलरी अलाउंसेस मिल रहे हैं, एमिलेंट्स मिल रहे हैं, उनको डिमिनिश नहीं किया जा सकता। कब, ऑफिस के दौरान, टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान बढ़ा ज़रूर सकते हैं पर आप कम नहीं कर सकते। अगर आपको कम करना है तो वो अगला जो भी ऑफिस ज्वाइन करेगा उनके तब से लगने लगेगा, करंट वाले के लिए आप नहीं कर सकते। सिंपल हो गया। फिर आते हैं अपन आर्टिकल 159 पे, जो ओथ और एफर्मेशन की बात करते हैं। कोई बताना चाहेगा प्रेसिडेंट साहब का ओथ और एफर्मेशन कौन लेता है, किसके सामने प्रेसिडेंट साहब किसके सामने करते हैं। हाँ, तो फिर गवर्नर किसके सामने करेंगे, किसी ने प्रेसिडेंट बोला शायद। नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, चीफ जस्टिस वो भी रेलेवेंट हाई कोर्ट जो भी जुरिस्डिक्शन होगा उसके अंदर, तो जिस भी हाई कोर्ट का उस एरिया में जुरिस्डिक्शन होगा उनके चीफ जस्टिस। अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो वही सीनियर मोस्ट जो भी रहेंगे, है ना, वो ओथ और एफर्मेशन वो ले लेंगे उनसे। इनके भी इनकी जो ओथ रहती है वो भी सिमिलर रहती है प्रेसिडेंट साहब से ही, कि वो जो गवर्नर का ऑफिस है, ऑफिस को फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे, फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है ना। फिर जो है प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड भी करेंगे। किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। ये है। फिर क्या है, वो खुद को हिमसेल्फ को डिवोट करेंगे, किसके लिए, सर्विस के लिए और वेलबींग के। ये किसके लिए होगा, ये पीपल्स के लिए होगा। यहाँ पे पीपल ऑफ स्टेट लिखा है, ठीक है ना, नेशन नहीं है। स्टेट नेशन है प्रेसिडेंट के लिए, ऑफ द कंट्री है प्रेसिडेंट के लिए, पर यहाँ पे है सिर्फ स्टेट लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया ओथ अफर्मेशन हो गया। ठीक है, यहाँ तक आ गए अपन। फिर ये बताओ, अगर कोई गवर्नर है ना, अपनी उनका कुछ हो जाता है, उनको कुछ भी हो जाता है, मान लो वो रिज़ाइन कर देते हैं या उनकी डेथ हो जाती है अचानक से, तब क्या होगा, क्या लगता है, कोई बताएगा। प्रेसिडेंट के समय अपन ने देखा था कि प्रेसिडेंट साहब को कुछ हुआ तो वाइस प्रेसिडेंट पे चले जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट को भी कुछ हो गया साथ साथ तो सीजीआई साहब देखेंगे, उनको भी कुछ हो गया साथ साथ तो सीनियर मोस्ट जो भी होंगे, है ना। ये अपन ने पूरी कंटिजेंसी देखी थी प्रेसिडेंट के दौरान। पर गवर्नर में तो वाइस गवर्नर, डिप्यूटी गवर्नर ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा अगर इनको कुछ हो गया तो, बताओ। अपॉइंट कौन करेगा। हाँ,
तो देखा अपन ने देखा था कि जो अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर का वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट साहब करते हैं, कोई इलेक्शन वगैरह कोई प्रोसेस कुछ है नहीं उनका, उनके डिस्क्रेशन पे चलता है। तो अगर गवर्नर को कुछ हो गया तो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से बना लेंगे कि क्या होना चाहिए। ये पावर उनको दी गई है आर्टिकल 160 के अंदर कि वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे या अपने हिसाब से प्रोविजंस बना लेंगे। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? फिर अपन थोड़े पावर्स देखते हैं। तो अपन ने एक पावर देखी थी प्रेसिडेंट साहब की, आर्टिकल 72 में अपन ने एक पावर देखी थी प्रेसिडेंट साहब की, तब भी अपन ने थोड़ा कवर किया ही था कि 161 में ये प्रेसिडेंट साहब की पावर थी कि जो 161 आता आर्टिकल उसमें गवर्नर के पास सेम टू सेम पावर होती है। ये पावर किस चीज़ की होती है? पार्डन करने की। ठीक है, तो जो अपन ने प्रेसिडेंट के लिए देखा था बिल्कुल सेम टू सेम गवर्नर के लिए पावर है, बस थोड़े से डिफरेंसेस है, वो अपन एक बार फिर से कवर कर लेते हैं। पहले अपन उसमें आ जाते हैं, एक बार वर्ड्स को फिर से देख लेते हैं क्या क्या वर्ड्स दिए हुए अपन को। यहाँ पे पार्डन है, रिप्राइव है, रिस्पाइट है और रेमिशन है पनिशमेंट्स के लिए। और सेंटेंस के लिए क्या है? सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं या फिर कम्यूट कर सकते हैं। पार्डन का क्या मतलब होता है? कंप्लीटली अब्सॉल्व कर देना, मतलब पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाएगा उसको, ये पार्डन हो गया। रिप्राइव का मतलब क्या होता है? ये होता है टेम्परेरी सस्पेंशन, थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर देना। ये जनरली अपन डेथ सेंटेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, यूज़ होता है। डेथ सेंटेंस को टेम्परेरी आप अगर सस्पेंड कर देते हैं तो रिप्राइव बोलते हैं उसको। रिस्पाइट क्या होता है? रिस्पाइट होता है जो पनिशमेंट जो है उसको कम कर देना, लेसर पनिशमेंट कर देना। पर ये होता है किसी स्पेशल ग्राउंड पे। अगर आप स्पेशल ग्राउंड पे किसी को पनिशमेंट कम कर रहे हैं, जैसे कोई इंसान प्रेग्नेंट है तो उसको डेथ सेंटेंस मिल रही है तो उसको वहाँ से लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाएगा, तो ये एक स्पेशल ग्राउंड पे उसको पनिशमेंट कम कर रहे हैं, तो ये होता है अपना रिस्पाइट। ठीक है, फिर क्या है? फिर अपना रिमिशन। इसमें क्या होता है? इसमें भी पनिशमेंट कम कर दी जाती है, इसमें कोई स्पेशल ग्राउंड नहीं होता, इसमें सिर्फ पनिशमेंट कम करी जाती है। पर जो कैरेक्टर होता है, जो कैटेगरी होती है पनिशमेंट की, वो चेंज नहीं होती। तो विदाउट चेंजिंग कैरेक्टर। ठीक है, तो जैसे आपको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिली है 10 साल की, तो 10 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, इसको कम करके अगर 5 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ही रखा है तो इसमें कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ है आपका, रिग्रेस की रिग्रेस ही है, बट ड्यूरेशन कम हो गई है, तो ये आपका रिमिशन में आ जाएगा। ठीक है ना। तो कम्यूट क्या होता है? यहाँ पे अपना आखिरी बचा कम्यूट। कम्यूट होता है उसमें भी पनिशमेंट कम हो जाती है, पर इसमें जो है कैरेक्टर भी चेंज हो जाता है, कैरेक्टर चेंज। तो इसमें मान लो अगर आपको 10 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिली है, इसको चेंज करके 5 साल की सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दिया, तो यहाँ पे आपका कैरेक्टर भी चेंज हो गया है, तो इसको अपन कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है ना, ये सब है, ये सब तो ठीक है, कॉमन है, बिल्कुल सेम टू सेम लैंग्वेज है प्रेसिडेंट की पावर से, है ना। पर यहाँ पे फ़र्क क्या होता है? अगर अपन 72 देखेंगे तो वहाँ पे है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जहाँ तक एक्सटेंड कर रही है उन उन ऑफेंसेस के लिए प्रेसिडेंट साहब माफ़ कर सकते हैं, मतलब ये सब चीज़ें ग्रांट कर सकते हैं। यहाँ पे अपन ने जो दो चीज़ें देखी, पनिशमेंट के लिए या फिर उसके लिए सेंटेंसेस के लिए, है ना। पर यहाँ पे सिर्फ जो गवर्नर की पावर होगी वो ऐसे ऑफेंसेस के अगेंस्ट होगी जो ऐसा लॉ है जिस पे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट पहुँच रहा है, मतलब स्टेट लिस्ट पे कोई मैटर था उस पर अगर कोई लॉ बना है और उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस हो रहा है, तब गवर्नर साहब आपको कोई भी पार्डन या कुछ भी ग्रांट कर सकते हैं, है ना। जो अपन 72 में प्रेसिडेंट की पावर देखते हैं वो मार्शल कोर्ट जो होते हैं, मार्शल लॉ के अगेंस्ट कुछ पास होता है तो वहाँ पे भी वो पास कर सकते हैं, कोर्ट मार्शल जिसको अपन बोलते हैं। तो कोर्ट मार्शल होता है किसी इंसान का, तो उसको भी आप पार्डन्स वगैरह ग्रांट कर सकते हैं। और जो डेथ सेंटेंस होती है, डेथ सेंटेंस में गवर्नर साहब नहीं दे सकते,
इन सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ इसको सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट साहब माफ़ कर सकते हैं, भले ही वो किसी भी लॉ के अंदर मिल रहा हो डेथ सेंटेंस, ठीक है ना। तो ये दो डिफरेंसेस होते हैं प्रेसिडेंट की पावर में और प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर में और गवर्नर की पार्डनिंग पावर में। इनकी पावर होगी अपनी 161 में और प्रेसिडेंट साहब की 72 में, ठीक है ना। फिर 162 अपन देख चुके हैं ऑलरेडी। 162 में अपन को एक्सटेंड बताया था एग्जीक्यूटिव पावर कितनी होगी ना, तो वो ये स्टेट मैटर स्टेट लिस्ट या जो भी होगा वहाँ तक एक्सटेंड करेगी। तो ये अपना गवर्नर का टॉपिक खत्म। अभी अपन आते हैं उसमें, अब आते हैं अपन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर का थोड़ा देखते हैं अपन। तो अपन ने देखा था कि रियल एग्जीक्यूटिव हेड अपने ये होते हैं, नॉमिनल हेड अपने गवर्नर होते हैं। तो इन लोग को पावर्स कहाँ से मिल रही है कि ये लोग रियल एग्जीक्यूटिव हेड बन रहे हैं, तो ये अपन आगे देखेंगे। ये है अपना आर्टिकल 163 पे। इसका क्लॉज 1 जो है वो सबसे पहले तो डिक्लेयर कर रहा है क्या कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, ये होगा, उसके साथ साथ यहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर होंगे जो इनके हेड होंगे, मतलब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा ही होते हैं पर ये इनके हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। और सेकेंडली ये बता रहा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिनके अंदर चीफ मिनिस्टर भी इंक्लूडेड है, ये इनकी जो होगी ड्यूटी होगी क्या कि ये गवर्नर को एड और एडवाइस करेंगे, है ना। यहाँ पे ड्यूटी डिक्लेयर कर दी है क्लॉज 1 के अंदर ही। पर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है प्रेसिडेंट के कंपेयर में। प्रेसिडेंट के पास देखते हैं अपन कोई डिस्क्रेशन नहीं होता, बट गवर्नर के पास डिस्क्रेशन खुद का है। ये भी यहीं पे दिया है अपन को 163 के ही क्लॉज 1 के अंदर ही बताया गया अपन को क्या कि अगर कोई भी फंक्शन है, गवर्नर का कोई भी फंक्शन है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या लिखा है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि गवर्नर को ऐसा रिक्वायर्ड है क्या कि वो खुद का हिज ओन डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करे वहाँ पे। तो वहाँ पे उनको खुद की ही अपनी डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करना है, खुद से डिसीजन लेना है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड और एडवाइस करेगा, वहाँ पे उनकी ड्यूटी बनेगी, ठीक है ना। एक बार इसको बैरक से भी देख लेते हैं। यहाँ पे है एड एंड एडवाइस द गवर्नर द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्सेप्ट, एक्सेप्शन इसी के अंदर दी है, इन सो फार एज ही इज बाय और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया गया है कुछ कुछ जगहों पे कि कहाँ पे रिक्वायर्ड है कि वो अपने जो भी फंक्शंस हैं वो उसको खुद के डिस्क्रेशन पे एक्सरसाइज करें, ठीक है, आर्टिकल के अंदर ही दिया हुआ है। पर यहाँ पे अपन देखते हैं कि दो यहाँ पे क्लैश हो सकता है कि जो डिस्क्रेशन है वो डिसाइड कौन करेगा कि यहाँ पे डिस्क्रेशन एक्सरसाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या लगता है तुम लोग को, कौन डिसाइड करेगा कि डिस्क्रेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हेलो प्रेसिडेंट, और कोई जवाब देना चाहेगा? देखो कहीं पे भी अगर क्वेश्चन आ रहा है कि डिस्क्रेशन कोई भी फंक्शन जो है उस पे गवर्नर की डिस्क्रेशन दी गई है कि नहीं दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर अराइज हो रहा है तो इसमें जो फाइनल डिसीजन होगा जो इसमें डिसाइड करेंगे वो डिसाइड करेंगे गवर्नर साहब खुद। गवर्नर साहब खुद ही डिसाइड करेंगे और जो भी वो डिसाइड करेंगे वो फाइनल होगा, मतलब आप उस पर कोई ऑब्जेक्शन भी रेज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इनको प्रॉपर अथॉरिटी मिली है, डिस्क्रेशन भी एक्सरसाइज करे, डिसाइड भी करे कि उनका डिस्क्रेशन है कि नहीं। ठीक है ना। फिर क्लॉज 2 आगे में साथ साथ ये भी बता रहा है कि जो वैलिडिटी होगी कोई भी ऐसे एक्ट्स की वैलिडिटी होगी वो भी क्वेश्चन नहीं कर सकते आप।
वैलिडिटी कैन नॉट बी क्वेश्चनड। ठीक है ना। किस बारे में, यहाँ पे इस ग्राउंड पे, ग्राउंड क्या होगा, किस ग्राउंड पे आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि इस मोमेंट पे या फिर इस एक्ट में उनको अपना डिस्क्रेशन यूज करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, यूज और नॉट। ठीक है। तो यहाँ उनने अगर अपना डिस्क्रेशन यूज किया तो आप इसमें ये सवाल नहीं उठाएंगे कि उनको डिस्क्रेशन यूज करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था। ये क्लॉज 2 पूरा बता रहा है। ठीक है ना। ये हो गया, डिस्क्रेशन पे आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते। पर एड एंड एडवाइस का क्या, एड एंड एडवाइस पे उठा सकते हैं क्या, नहीं उठा सकते। क्यों, क्योंकि क्लॉज 3 बता रहा है अपन को कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस होगी उसको भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में, नॉट इंक्वायर्ड। तो दोनों तरफ से इम्यूनिटी मिल गई, डिस्क्रेशन पे भी इम्यूनिटी मिल गई और एड और एडवाइस पे भी इम्यूनिटी मिल गई। ठीक है ना। फिर और आगे देखते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जो चीफ मिनिस्टर है वो आएंगे कैसे, उनका क्या सीन है। उनका सीन अपन को बताया है आर्टिकल 164 के अंदर। यहाँ पे क्लॉज 1 अपन को बता रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर होंगे उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर साहब करेंगे। ठीक है, सिंपल है, गवर्नर साहब ने इनको अपॉइंट कर दिया। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को और जो अदर मिनिस्टर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, काउंसिल मिनिस्टर्स को, इनको भी गवर्नर ही अपॉइंट करेंगे। पर यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है वो चीफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस रहेगी, मतलब उनकी जो एडवाइस रहेगी उसके बेसिस पे यहाँ पे काउंसिल मिनिस्टर्स सारे अपॉइंट होंगे ना। तो यहाँ पे जो एडवाइस ली जाती है वो बेसिकली कंकरेंसी होता है, यहाँ पे गवर्नर का यहाँ पे कोई डिस्क्रेशन नहीं होता और चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट में भी उनका कोई डिस्क्रेशन नहीं होता। अपन ने जैसे प्रेसिडेंट के दौरान देखा था कि जो भी मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा, जो भी इलेक्ट होकर जनरल इलेक्शन के बाद मेजॉरिटी पार्टी जिनके पास सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे वो मेजॉरिटी पार्टी बन जाएगी। उनका जो भी लीडर होता है उसको उठा के यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। फिर वो अपने हिसाब से अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुन लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, है ना। फिर यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसके अंदर कितने मेंबर्स हो सकते हैं, कितने लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्लॉज 1A ऐड हुआ था, बिल्कुल सेम यूनियन की तरह ही है। क्लॉज 1A ऐड हुआ था, ये हुआ था अपना 91st अमेंडमेंट एक्ट से। 91st अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में। इसमें बताया था कि जो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। 15% किसके, ऑफ टोटल मेंबर्स, टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा में 15% से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा नहीं बन सकते। पर यहाँ पे एक डिफरेंस है यूनियन से, क्या, यहाँ पे एक प्रोवाइजो एडेड है। प्रोवाइजो में क्या लिखा है कि चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड करके, चीफ मिनिस्टर प्लस अदर मिनिस्टर्स जो अपना पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाएंगे, ये अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा बनते हैं, तो इनका जो है वो किसी भी हालत में 12 से कम नहीं हो सकता, नॉट लेस देन 12। क्योंकि हो सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स ही कम हो, तो वहाँ पे अगर अपन 15% निकालने जाए तो हो सकता है वो 12 से कम आ जाए, तब भी यहाँ पे 12 से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव में बताया गया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। ठीक है ना। तो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते टोटल मेंबर्स के, और 12 लोगों से कम नहीं हो सकता। फिर एक और रेस्ट्रिक्शन है मिनिस्टर बनने के लिए किसी का भी, वो अपन को क्लॉज 1B में बताया है। बिल्कुल सेम है यूनियन की तरह ही, ये भी आया था अपन को 91st अमेंडमेंट से 2003 में। इसमें क्या बोला है, अगर कोई मेंबर है वो डिस्क्वालिफाइड है, किस ग्राउंड पे, यहाँ पे अपन को डिफेक्शन का ग्राउंड, जो अपन ने पढ़ा था 10th शेड्यूल में। अगर 10th शेड्यूल में कोई इंसान, कोई भी व्यक्ति डिफेक्शन के ग्राउंड पे मेंबर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड है तो वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता, है ना।
कैन नॉट बिकम मिनिस्टर। सिंपल है। फिर आते अपन क्लॉज 2 में। यहाँ अपन देखते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे, पर किसकी तरफ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ। ठीक है ना। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन ने देखा था कि जो पूरा टीम होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, वो पूरे एक टीम की तरह काम करते हैं, है ना। उनको सारे डिसीजन जो भी हैं वो साथ में मिलके लेने हैं, और अगर कोई डिसीजन ले लिया है तो उसके साथ साथ स्टैंड करना है, लेजिस्लेचर के अंदर भी और बाहर भी, चर एंड आउटसाइड, दोनों जगह पे उसको अपहोल्ड करना है, उसको डिफेंड करना है, उसको सपोर्ट करना है। ठीक है। फिर अगर कोई दिक्कत आती है, कोई लायबिलिटी बन रही है इन लोगों की, तो उसमें भी वो लोग साथ में डूबते हैं, मतलब साथ में बढ़ेंगे साथ में गिरेंगे, है ना। तो जैसे ही मिनिस्ट्री का कॉन्फिडेंस, वो अपन फ्लोर टेस्ट जिसको बोलते हैं, अगर कॉन्फिडेंस लूज होता है वहाँ पे, तो सब लोग साथ में रिज़ाइन भी करते हैं, है ना? ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक अपन को इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी प्रिंसिपल देखने मिलता है, कि अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है बिना कैबिनेट के अप्रूवल के, मतलब बाकी जो भी सदस्य हैं सबके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, उनके बिना अगर किसी ने कोई डिसीजन लिया है और वो कुछ गड़बड़ हो जाती है, एक सिंगल मिनिस्टर ने अकेले कोई डिसीजन लिया विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो यहाँ पे इंडिविजुअल भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि वो अपने किसी डिपार्टमेंट पे ब्लेम शिफ्ट ना करें, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे उठानी पड़ेगी कि हाँ मेरी गलती है, ऐसा, है ना। और यहाँ पे अगर विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ है तो बाद में अगर उनको पता चल रहा है तो या तो वो उसको सपोर्ट करेंगे या तो उसको निकाल देंगे, और वो वहाँ पे वो दोनों नहीं कर सकते कि हम इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं और निकाल भी नहीं रहे हैं, उनको अपने साथ भी रखेंगे और सपोर्ट भी करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो अगर डूबना है तो सबको साथ में लेकर डूबना पड़ेगा। पर यहाँ पे अपन देखते हैं कि जैसे प्रेसिडेंट के लिए भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, यहाँ पे अपन को लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी लेजिस्लेटिव असेंबली के खिलाफ, ऐसा ही था उसमें, प्रेसिडेंट की भी नहीं थी। यहाँ पे गवर्नर के लिए भी ऐसा कोई स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं लिखा है, गवर्नर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बताई गई है किसी की भी तरफ। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, फिर और थोड़ी सिंपल चीज़ें देख लेते हैं कि क्लॉज 3 में अपन को बताया है कि मिनिस्टर कोई भी होगा, इलेक्ट होगा, अपॉइंट होगा, तो उसको ऑफिस में आने से पहले ओथ और अफर्मेशन देनी पड़ेगी। वो किसको देंगे? गवर्नर साहब को देंगे। ठीक है। और ये ओथ और अफर्मेशन कहाँ दी हुई है? ये दी हुई है अपन को थर्ड शेड्यूल में इन लोगों की। थर्ड शेड्यूल में ओथ और अफर्मेशन है और गवर्नर साहब को देंगे, और बिना दिए वो नहीं बैठ सकते, है ना, ऑफिस में नहीं आ सकते। अपन ने पेनल्टीज भी पहले देखी थी, इनकी भी बाद में अपन देखेंगे। फिर यहाँ पे ये भी है कि कोई एक नॉन मेंबर है, क्लॉज 4 अपन को बता रहा है कि नॉन मेंबर क्या है? नॉन मेंबर वो होता है जो किसी भी हाउस का, मतलब कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो भले ही, या काउंसिल, अगर जिस स्टेट में काउंसिल है उसके लिए, तो काउंसिल का भी मेंबर ना हो ना, तो उनको भी आप अपॉइंट कर सकते हैं एज मिनिस्टर। इनको अपॉइंट किया जा सकता है, पर जैसे ही अपॉइंट होंगे उस टाइम से इनके पास 6 महीने होंगे मेंबर बनने के लिए, या तो असेंबली के या तो काउंसिल के, एज द केस में भी। ठीक है। अगर वो नहीं बने 6 महीने के अंदर अंदर, तो जैसे ही 6 महीने एक्सपायर होंगे इनकी सीट खाली हो जाएगी, इनको रिज़ाइन करना कंपलसरी हो जाएगा, बाउंड हो जाएंगे। यहाँ पे प्रोविज़न दिया हुआ है। ठीक है ना। फिर जो मिनिस्टर्स होंगे, मेंबर्स होंगे, उन लोग की सैलरीज क्या होगी मिनिस्टर्स की, तो वो क्लॉज 5 में बताया है। इनकी सैलरीज यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। गवर्नर की तो पार्लियामेंट कर रहा था, पर इनकी स्टेट लेजिस्लेचर करेगा,
और जब तक नहीं करता यहाँ पे सेकंड शेड्यूल लगेगा, है ना। यहाँ तक हो गया। ये अपना 165 डन हो गया। फिर आते अपन आर्टिकल 166 में। यहाँ पे बताया है कि जो स्टेट का बिजनेस होगा, मतलब पूरी गवर्नमेंट के जो भी कामकाज होगा वो सब, क्लॉज 1 डिक्लेयर कर रहा है कि वो गवर्नर के नाम पे होगा। नेम ऑफ गवर्नर, ये तो ठीक है ही, गवर्नर के नाम पे हो गया, वो साइन करेंगे, वो अपना पूरा वो रखेंगे, है ना। फिर जो है, अगर कोई भी ऑर्डर है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नर के द्वारा पास हो रहा है, मतलब स्टेट के द्वारा पास हो रहा है गवर्नर के नाम पे, तो उसका ऑथेंटिकेशन कैसे होगा। ऑथेंटिकेशन मतलब कि कैसे वेरीफाई करेंगे कि गवर्नर ने किया है कि नहीं। तो इसका जो प्रोसेस होगा ऑथेंटिकेशन का, ये भी गवर्नर साहब बताएंगे, पूरा रूल्स प्रोसीजर जो भी है वो ये बताएंगे, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्डर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है उसको ऑथेंटिकेट कर दिया गया है, जो भी प्रोसेस इनने बताया गवर्नर साहब ने, अगर वो ऑथेंटिकेट हो गया है तो उसके बाद उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ राइज हो सकता कि ये वैलिड है कि नहीं, या फिर एग्जीक्यूटेड बाय गवर्नर है कि नहीं, है ना। एग्जीक्यूटेड बाय गवर्नर, ऐसा कोई क्वेश्चन रेज नहीं हो सकता वंस इट्स ऑथेंटिकेटेड, जो भी प्रोसेस बताया गया उसमें, ठीक है। फिर जो गवर्नमेंट का कंडक्ट होगा, बिजनेस होगा पूरा, उनका जो कन्वीनियंस होगी, कन्वीनियंट ट्रांजैक्शंस के लिए गवर्नमेंट के, किसके, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, इसके लिए भी कौन बताएगा, इनके लिए भी पूरा प्रोसेस जो है वो गवर्नर साहब बताएंगे, है ना। इसके साथ साथ जनरल गवर्नमेंट के लिए बता दिया, इसके साथ साथ जो अगर मिनिस्टर्स में कोई काम अलोकेट करना है, कोई भी काम जो गवर्नर के ऊपर आता है, वो किसी मिनिस्टर्स को अलोकेट करना है, तो वो भी गवर्नर साहब अपना प्रोसेस बना सकते हैं। पर एक चीज़ में नहीं बना सकते, एक्सेप्ट उन चीज़ों में जिस पे उनको खुद का डिस्क्रेशन यूज़ करना है, इज ऑन डिस्क्रेशन। तो वो डिस्क्रेशन वाले काम वो किसी और को अलोकेट नहीं कर सकते, बट बाकी जो भी काम रहेंगे रहेंगे वो मिनिस्टर्स को दे सकते हैं, है ना। उसके सब प्रोसीजर गवर्नर बनाएंगे। फिर अपन देखते हैं दो आर्टिकल बचे बस। आर्टिकल 167 है अपना, यहाँ पे ड्यूटी बताई गई है किसकी, चीफ मिनिस्टर की। बिल्कुल सेम है जो अपन ने यूनियन के लिए पढ़ा था। पहला क्लॉज बता रहा है अपन को, अच्छा सॉरी, हाँ फर्स्ट क्लॉज ही है। फर्स्ट क्लॉज बता रहा है कि जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे किसके द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, है ना। किस किस विषय में होंगे ये सब, ये कोई भी स्टेट के अफेयर्स होंगे, या फिर कोई भी लेजिस्लेटिव अगर कुछ आगे बढ़ाने वाले हैं, इंटेंशन है कि हम ये बिल पेश करना चाह रहे हैं, या फिर वो सब इंटेंशन, तो उन सब के जो भी डिसीजन लिए जाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा, तो ये सब कम्युनिकेट करना होगा किसको, गवर्नर को। ये कंपल्शन है उनके ऊपर, किसके ऊपर, ये चीफ मिनिस्टर के ऊपर ड्यूटी है, क्लॉज 1 है। फिर क्या सेकंड है, अगर ये तो खुद से करना है उनको, कोई डिसीजन ले लिया गया है, पर अगर गवर्नर साहब रिक्वेस्ट करें, रिक्वेस्ट कि मेरे को या अफेयर्स के लिए या फिर कोई भी लेजिस्लेटिव इंटेंशन है उसके बारे में आप जानकारी दें, तो वहाँ पे उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सेम चीज़ों के लिए है, बट वहाँ पे डिसीजन होने के बाद दिया जा रहा है, यहाँ पे कभी भी गवर्नर साहब रिक्वेस्ट कर सकते हैं सेकंड क्लॉज में। फिर थर्ड क्लॉज में क्या है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर साहब रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सॉरी गवर्नर साहब रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नर कैन रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट किससे होगी, ये होगी चीफ मिनिस्टर से, कि अगर कोई सिंगल मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर है, उसने कोई भी डिसीजन लिया है, ठीक है, पर इसमें जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं था, है ना, अकेले उनने कोई भी डिसीजन ले लिया किसी भी मिनिस्टर ने,
तो यहाँ पे गवर्नर साहब रिक्वेस्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर से कि ये जो भी डिसीजन लिया गया है इसको सामने रखा जाए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, है ना, सबके सामने रखा जाए और इस पे डिस्कशन हो। ठीक है, तो ये चीफ मिनिस्टर साहब की ड्यूटी बन जाएगी कि ये हो, यहाँ पे डिस्कशन और काउंसिल मिनिस्टर के सामने रखा जाए। तो यहाँ पे 3 ड्यूटीज बताई गई हैं चीफ मिनिस्टर की। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो। फिर एक आखिरी टॉपिक बचा, बस अपन वो कर लेते हैं। ठीक, एक अपना आर्टिकल 213 है, यहाँ पे अपन को ऑर्डिनेंसेस है। ये सेम अपन ने आर्टिकल 123 में देखा था कि प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। कब का? जब जो पार्लियामेंट है वो सेशन में ना हो, तब प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे भी है, पर अपन यहाँ पे डिफरेंसेस देख लेते हैं। पहले पहले सिमिलैरिटीज देख लेते हैं कि क्या है कि इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है ना, कोई अनफोर्सिन इवेंट हो गया है, अनफोर्सिन इवेंट हो गया है उसकी वजह से इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है, और जो हाउस है या तो स्टेट में जो भी हाउस है वो सेशन में नहीं है, तब ऐसा कुछ सीन बन रहा है, तो गवर्नर के पास पावर होगी ऑर्डिनेंस पास करने की। ठीक है, फिर जो भी ऑर्डिनेंस पास होंगे ऐसे टाइम पे ये सब कंडीशंस फुलफिल करके, उनका इफेक्ट क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा कि उसको स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है। ठीक है ना, सेम इफेक्ट हो जाएगा। बट ऑर्डिनेंस किस किस चीज़ों पे बना सकते हैं? तो वो ऑर्डिनेंस उसी चीज़ों पे बना सकते हैं जिसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कॉम्पिटेंट है लॉ बनाने के लिए। तो उन्हीं लॉ मेकिंग, हाँ, तो उन्हीं चीज़ों पे जिन पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है, उन्हीं चीज़ों पे इमरजेंसी के दौरान या फिर ऐसा कोई इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है, वहाँ पे ऑर्डिनेंस बना सकता है गवर्नर साहब। ठीक है ना, फिर जो रहेगा ऑर्डिनेंस इफेक्ट में कब तक रहेगा? ये रहता है 6 वीक्स तक। और ये 6 वीक स्टार्ट कब से होंगे? ये स्टार्ट होंगे डेट ऑफ रीअसेंबली से, मतलब जिस दिन पे भी जो हाउसेस हैं, स्टेट लेजिस्लेचर है, वापस बैठेगा सेशन में, उस दिन से 6 वीक की घड़ी चालू हो जाएगी। या तो वो 6 वीक्स के अंदर अंदर इसको डिसाइड कर ले कि इनको रिजेक्ट करना है ऑर्डिनेंस को, तो वो उसके पहले ख़त्म हो जाएगा। या तो उनने इसको वेरीफाई कर दिया, वैलिड कर दिया, तो वही एक्ट भी पास हो सकता है, इसको एक एक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। बट अगर कोई डिसीजन नहीं लिया और तो 6 वीक्स के बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और इन सब के दौरान भी गवर्नर जो हैं कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं, वही पास कर रहे हैं तो वो विड्रॉ भी कर सकते हैं एनी पॉइंट पे, है ना। ठीक है, फिर कुछ कुछ मैंने बताया था जैसे कि कुछ कुछ स्टेट्स है जहाँ पे स्टेट काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सब जगह पे असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है ही। तो अगर दोनों में है, दोनों का मतलब काउंसिल भी है किसी स्टेट में, तो वहाँ पे ज़रूरी है कि दोनों के दोनों सेशन में हो। अगर दोनों सेशन में हैं एक साथ, तब ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकते। अगर कोई एक भी सेशन में नहीं है तब पास हो सकता है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट लग जाएगा जो पार्लियामेंट के दौरान लग रहा था अपना। ठीक है ना, अब अपन थोड़े से डिफरेंसेस देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या हैं। यहाँ पे डिफरेंसेस ये हैं कि प्रेसिडेंट के पास काफ़ी वाइड पावर थी, वो किसी भी चीज़ पे ऑर्डिनेंस बना सकते थे जहाँ पे यूनियन की पावर एक्सटेंड हो रही है ना, लॉ मेकिंग की। पर गवर्नर साहब नहीं बना सकते कुछ चीज़ों पे। वो क्या क्या है? गवर्नर कैन नॉट, किन चीज़ों पे नहीं कर सकते? वो ऐसे ऑर्डिनेंसेस हैं कि अगर वो एक बिल होते, अगर वो ऑर्डिनेंस एक बिल होता और उस पे जो है प्रीवियस सैंक्शन चाहिए होता। प्रीवियस सैंक्शन किसका? प्रेसिडेंट का। क्यों? इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रीवियस सैंक्शन चाहिए प्रेसिडेंट का, इंट्रोड्यूस करने के लिए ही। किसमें? स्टेट लेजिस्लेचर में। तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करने के लिए ही प्रेसिडेंट का सैंक्शन लग रहा है,
तो आप ऐसी चीज़ों का ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकते। ये एक चीज़ है जिस पे आप नहीं कर सकते। सेकंड क्या है, अगर अगर वो ऑर्डिनेंस कोई बिल होता जिसको गवर्नर साहब को लगता कि अगर कि इसको जो है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना चाहिए, अगर वही ऑर्डिनेंस कोई बिल होता और गवर्नर उसको जनरल केसेस में प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लेते, तो वो ऐसा कोई बिल भी ऑर्डिनेंस नहीं बना सकते आप, ठीक है ना, इसका भी नहीं बन सकता। या फिर अगर थर्ड लास्ट, कि अगर कोई बिल जो है जिसको स्टेट लेजिस्लेचर वो पास कर दे तो वो इनवैलिड हो जाएगा। कब तक, जब तक उसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व नहीं किया गया एंड उस पर प्रेसिडेंट का असेंट नहीं मिल गया। तो अगर ऐसा कोई बिल हो जिसमें प्रेसिडेंट के असेंट की भी ज़रूरत है, उनके कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके उनके असेंट की ज़रूरत है, तब तक वो लेजिस्लेचर भी पास नहीं कर सकता ऐसे बिल को, और ऐसे बिल को आप ऑर्डिनेंस बनाना चाह रहे हैं तो ये भी अलाउड नहीं है आपके लिए। तो गवर्नर ये 3 चीज़ों पर ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बस फिर यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही।